नमस्कार दोस्तों, आपको एक क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। चलिए तो आज एनटीपीसी सीरीज का अपन 5वां सेट शुरू करते हैं। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना, आज हम ये कोशिश कर रहे हैं कि कुछ क्वेश्चनों का एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे ताकि आपके क्वेश्चनों की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा दी जाए और एक दिन में कम से कम 100 क्वेश्चन क्लियर किए जाएँ। एक्सप्लेनेशन के साथ होता क्या है कि हम लोग उसी क्वेश्चन पर फोकस कर पा रहे हैं और जो एग्ज़ाम बहुत करीब है, एग्ज़ाम करीब होने की वजह से हम चाहते हैं कि आपके पास इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का कलेक्शन पहुंच जाएगा, तो आप उस पर अपने घर पर स्वयं से एक्सप्लेनेशन करके या उससे संबंधित टॉपिक को पढ़ के अपनी कमियों को पूरा करेंगे। ठीक है, तो हम क्वेश्चन सीरीज अभी कुछ क्वेश्चन हम आपको एक्सप्लेन के साथ बताएंगे, बाद में आपको कुछ क्वेश्चनों का एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन बताएंगे और आंसर देंगे। इसलिए महत्वपूर्ण रहेगा कि आपको अगर ये चीज़ क्लियर समझ में आए कि एक्सप्लेनेशन सही है या बिना एक्सप्लेनेशन के भी सही है, तो आप हमको कमेंट करके बता देना। तो कल से हम उसी प्रकार के क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन या विदाउट एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन देना शुरू कर देंगे। ठीक है, चलते हैं अपने क्वेश्चनों की ओर। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ें, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। इनमें से कौन सा देश 30 अगस्त 2024 को विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का 166वां सदस्य बना? देखिए, पहला ही क्वेश्चन आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम की दृष्टि से आपको पता होना चाहिए, और अगर आपको नहीं है पता तो भी आपको कोशिश करना चाहिए, और हम आपको बता रहे हैं तो आप सीख लीजिए। तो आपको, जैसा कि हम डेली बोलते हैं, क्वेश्चन संख्या लिखेंगे और आप अपना ऑप्शन लिखेंगे, जो भी आपको लगता है, ए या बी या सी या डी, जो भी लगता है। तो आप अगर सही हैं तो आप उस पर सही का चिन्ह लगा लेंगे, गलत हैं तो उसकी जगह पर सही आंसर लिख लेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर समझ में आ गई होगी। अब इसी प्रकार हम लोग क्वेश्चनों के साथ आगे बढ़ते जाएंगे और आप लास्ट में अपना चेकआउट तो हाल ही होता जाता है, लेकिन फिर काउंटिंग करके बता देना कि सर हमारे इतने क्वेश्चन क्लियर हैं। तो फिर से देखते हैं, कौन सा देश 30 अगस्त 2024 को विश्व व्यापार संगठन का 166वां सदस्य बना? तो आपने आंसर लगा लिया होगा, आप अपने तरीके से देखें। कोमोरोस, तिमोर लेस्टे, सेशेल्स या लाइबेरिया। तो आपका जो भी आंसर है वो आप चेक कर लेंगे, आंसर इसका है बी आंसर। ठीक है, तो अब आपको पढ़ना कैसे है और पॉइंट आउट कैसे करना है, तो इस सीरीज में ही आपको अभी मैं बता देता हूं कि आप ऐसा लिखेंगे, 30 अगस्त 2024 को विश्व व्यापार संगठन का 166वां सदस्य तिमोर लेस्टे बना है। ठीक है, चलिए, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का 166वां सदस्य जो तिमोर लेस्टे है, ठीक है, यह 30 अगस्त 2024 को WTO में शामिल हुआ है। 21 अगस्त 2024 को कोमोरोस देश विश्व व्यापार संगठन का 165वां सदस्य बना। यानी आपको एक यहाँ पर 166वां आपको मिल गया है, और अगर आपसे एग्जाम में 165वां देश में पूछा जाए तो वो कौन सा है? कोमोरोस, यानी कोमोरोस देश 165वां सदस्य बना है। ठीक है, आपको पता होगा WTO का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। साथ ही साथ आपको ये घर पर, या अगर आपको आता है तो आपको पता करना चाहिए कि WTO का स्थापना कब हुई थी, यानी इस संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो तुरंत आप अपने रिकैप को भी चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? यानी भारत के किस राज्य में संविधान संग्रहालय बनाया गया है या उसका उद्घाटन किया गया है, जो कि भारत का पहला संविधान संग्रहालय के रूप में स्थापित हुआ? तो आपको आंसर पता होगा। ठीक है, भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ पर हुआ है? तो आपको अच्छी तरह से याद रखना होगा। आपने क्या आप बताएंगे, हरियाणा में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में या झारखंड में? तो भारत का पहला संविधान संग्रहालय का उद्घाटन हुआ है आपका हरियाणा में। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि भारत का पहला संविधान संग्रहालय का उद्घाटन हरियाणा में किया गया है। चलिए, भारत का पहला संविधान संग्रहालय का नाम भी आप अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे, संविधान अकादमी और अधिकार
और स्वतंत्रता संग्रहालय इसका नाम है। ये आप अच्छी तरह से नोट करके रखें। इसका उद्घाटन हरियाणा के सोनीपत के ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी द्वारा 26 नवंबर 2024 को किया गया है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? हरियाणा राज्य हो गया, सोनीपत में। सोनीपत में कहाँ पर? तो ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। यह पहला भारतीय संविधान को अपनाने की, यानी यह पहल था, ठीक है, यह पहल भारतीय संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ पर किया गया है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने अंगीकृत किया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो आपको जो चीज़ आपको मिल गई है उसको आप नोट करके याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन हर एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन आते हैं और आपको अच्छी तरह से याद रखना है, ठीक है। UNFCCC का पूर्ण रूप क्या है? तो आपको अच्छी तरह से सोच लें। क्या यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है, या यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन क्लाइमेट चेंज है, या यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज है, या यूनाइटेड नेशंस फेडरेशन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है? तो आप कंफ्यूज ना हो। आपको जो अगर पता है तो आप मुझे बताएं इसका आंसर क्या है। तो आपको ध्यान रखना है, आंसर है इसका ए, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो नोट कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये आपको अभी क्वेश्चन के रूप में मिल गया है। अब जल्दी आपको ध्यान रखना है, यह जो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संधि है, यानी UNFCCC क्या है? एक तरह से संधि है जो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए बनाई गई है। UNFCCC को 1992 में रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन में अपनाया गया था। तो आपको पता है रियो डी जेनेरियो कहाँ पर है? ब्राजील में, ठीक है। ये भी चीज़ आप अच्छी तरह से नोट करेंगे। UNFCCC का उद्देश्य वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की सांद्रता को स्थिर करना है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इसका उद्देश्य क्या है, तो आप इसे भी अच्छी तरह से नोट करेंगे। UNFCCC के तहत क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस समझौते जैसे महत्वपूर्ण समझौतों पर बातचीत की गई है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि इससे संबंधित जो समझौते हैं वो भी आपको ध्यान रखना है। UNFCCC के पक्षकार जलवायु परिवर्तन पर कार्यवाही को आगे बढ़ाने के लिए सालाना मिलते हैं, यानी इनकी मीटिंग होती है। तो उम्मीद है आपको ये फुल फॉर्म समझ में आ गया होगा, इसके बारे में भी आपको पता चल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2000-2001 में नाबार्ड ने कितने रुपए के कोष के साथ सूक्ष्म वित्त विकास निधि की स्थापना की है? देखिए हाल ही में जो भी अपडेशन होता है, हालांकि संस्था पुरानी है लेकिन जो भी अपडेशन होता है वो आपको ध्यान रखना है। तो 2000-2001 में नाबार्ड ने कितने करोड़ रुपए के कोष के साथ सूक्ष्म वित्त विकास निधि की स्थापना की है? तो आपको पता होना चाहिए, क्या 150 करोड़, 245 करोड़, 189 करोड़ या 100 करोड़, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है 100 करोड़ के कोष के साथ, ठीक है। तो हम आराम से पढ़ सकते हैं कि वर्ष 2000-2001 में नाबार्ड ने 100 करोड़ के कोष के साथ सूक्ष्म वित्त विकास निधि की स्थापना की थी, ठीक है। चलिए, इस फंड का यानी जो कोष है इसका उद्देश्य माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र के विकास को समर्थन देना और गरीबों, खासकर महिलाओं और कमजोर समूहों तक वित्तीय सेवाओं का प्रवाह बढ़ाना था, ठीक है। ये उद्देश्य इसका हो गया, आप अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक, जिसे हम नाबार्ड के नाम से जानते हैं, देश में कृषि व ग्रामीण विकास के लिए वित्त उपलब्ध कराने वाली एक शीर्ष संस्था है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है। इसकी स्थापना शिव रमन कमेटी की सिफारिश या संस्तुति पर छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान 12 जुलाई 1982 में हुई थी।
तो आपको इस एक्सप्लेनेशन के साथ बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्राप्त हो चुके हैं। एक तो आपको पता चला है कि नाबार्ड ने 100 करोड़ के कोष के साथ क्या सूक्ष्म वित्त विकास निधि की स्थापना की है, और इस निधि या फंड का उद्देश्य क्या था कि माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र के विकास को समर्थन देना, यानी जो गरीब हैं, खासकर महिला और कमजोर वर्ग के लोगों को वित्तीय सेवाओं का प्रवाह बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य था। आपको नाबार्ड का ये फुल फॉर्म आपको पता चल चुका है, राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक, और इस का मुख्य काम क्या है, वित्त उपलब्ध कराने वाली ये, यानी इस क्षेत्र में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए वित्त उपलब्ध कराने वाली ये देश की शीर्ष संस्था है। नाबार्ड का आपको मुख्यालय पता चल चुका है कि मुंबई में है। इसकी स्थापना किस समिति की सिफारिश पे हुई थी, तो आपको पता चल चुका है शिवरमन कमेटी की। किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी, तो छठी पंचवर्षीय योजना में। कब हुई थी, तो 12 जुलाई 1982 में हुई थी। तो बहुत सारे क्वेश्चन इसके साथ क्लियर हो जाते हैं। नेक्स्ट, प्रकाश प्रदूषण क्या है। देखिए ये भी जो हाईलाइटेड क्वेश्चन है, करंट के क्वेश्चन है, एकदम जो चर्चा में रहे हैं, उनको आपको अपडेट करना बहुत जरूरी है। मुझे उम्मीद है कि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं उन तक बहुत सारे क्वेश्चन नहीं पहुंच पाते हैं। इसी उद्देश्य से हम क्वेश्चन संख्या बढ़ाने के लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कम करने की कोशिश करेंगे। और अगर आप इसी प्रकार का चाहते हैं तो फिर आपको कमेंट करके बताना है, तब हम आपको देख कर उसके साथ कल वैसे क्वेश्चन प्रोवाइड कर देंगे। तो प्रकाश प्रदूषण यानी लाइट पॉल्यूशन क्या है, तो क्या अत्यधिक या अवांछित कृत्रिम प्रकाश जिसके कारण रात का आकाश धुंधला दिखाई देता है और प्राकृतिक प्रकाश चक्र बाधित होता है। क्या सूर्य से निकलने वाला हानिकारक विकिरण को हम प्रकाश प्रदूषण बोलते हैं, या ध्वनि प्रदूषण का एक प्रकार है ये, या जल प्रदूषण का एक प्रकार है। तो आप अपने हिसाब से आंसर लगा चुके होंगे। उम्मीद है कि आप हमारे साथ सही कर रहे होंगे। तो इसका आंसर है ए। ठीक है, चलिए। तो अत्यधिक या अवांछित कृत्रिम प्रकाश जिसके कारण रात का आकाश धुंधला दिखाई देता है और प्राकृतिक प्रकाश चक्र बाधित होता है, ये इसी को यानी प्रकाश प्रदूषण को संदर्भित करता है। प्रकाश प्रदूषण विशेष रूप से रात में कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था का अत्यधिक या गलत उपयोग है, जिसे हम प्रकाश प्रदूषण के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पढ़ लें। गुग्गा किस राज्य का या किस क्षेत्र का एक प्रसिद्ध कर्मकांडीय नृत्य है जो गुग्गा पीर की याद में निकाले गए जुलूस में किया जाता है। यानी गुग्गा एक नृत्य है, आपको बताना है कि गुग्गा नृत्य किस राज्य में प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये चीज अच्छी तरह से आप समझ चुके होंगे। तो क्या गुग्गा उत्तर प्रदेश का है, या जम्मू कश्मीर का है, या हरियाणा का है, या पुदुचेरी का है। तो जो आपने आंसर लगा लिया है तो आप चेक कर लें। गुग्गा एक हरियाणा का एक प्रसिद्ध कर्मकांडीय नृत्य है जो गुग्गा पीर की याद में निकाले गए जुलूस में किया जाता है। ये बात कंफर्म है? ठीक, चलिए। यह गुग्गा नृत्य जो है भक्तिमय लोक नृत्य है और इसे गुग्गा पीर के जन्मदिन यानी गुग्गा नवमी के दिन भादों के महीने में किया जाता है। रौफ नृत्य जम्मू कश्मीर के रौफ जनजाति द्वारा की जाता है। पुदुचेरी का सबसे लोकप्रिय नृत्य लोक नृत्य गर्दी है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। रास नृत्य उत्तर प्रदेश में किया जाता है, तो आपको उत्तर प्रदेश का रास नृत्य ध्यान रखना है। ठीक है, गर्दी नृत्य आपको पुदुचेरी का ध्यान रखना है, और रौफ जो नृत्य है वो जम्मू कश्मीर का है। और गुग्गा जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था वो कहाँ का है, तो आपको पता चल चुका है कि वो हरियाणा का है। ठीक है, चलिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट भी है, एनटीपीसी के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। तो देखेंगे, कोरियोलिस बल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। भाई ये जरूर ध्यान रखना, ठीक है, नहीं तो पढ़ी हुई चीज मिली और तुमने आंसर लगा दिया, ये गलती ना करना। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि कोरियोलिस बल
यह तुंगता कोण के समानुपाती होता है। यह भूमध्य रेखा पर अनुपस्थित होता है। यह पवन को उत्तर में दाईं ओर और दक्षिण में बाईं ओर विक्षेपित करता है। या पवन तेज होने पर विक्षेपण कम होता है। तो आप जल्दी से इसके बारे में आंसर लगा लें, और इसका आंसर है यह पवन तेज होने पर विक्षेपण कम होता है। ठीक है, इसका ये आंसर सही है। ठीक है, चलिए वही है, पवन तेज होने पर विक्षेपण कम होता है, ये कथन गलत है। ठीक है, बाकी तीनों कथन कैसे थे? सही थे। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि गलत है तो पवन तेज होने पर विक्षेपण कम होता है, ये बात गलत है। ये ध्यान रखना, कोरियोलस बल में या तुंगता कोण के समानुपाती होता है। तो कई चीजें आप इस तरीके से दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। तो कोरियोलस बल भूमध्य रेखा पर अनुपस्थित होता है। कोरियोलस बल यह पवन को उत्तर दिशा में दाईं ओर और दक्षिण दिशा में बाईं ओर विक्षेपित करता है। तो ये तीनों जो हैं वो सही हैं और ये जो है वो गलत है। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो कहा गया है कि कौन सा कथन गलत है, तो आंसर हमारा डी होगा। लेकिन सीखने के लिए ये आप इसके बारे में 3 चीजें सीख सकते हैं। कोरियोलस बल एक आभासी बल है जो पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न होता है। ये भी ध्यान रखेंगे, कोरियोलस बल है क्या? तो एक आभासी बल है जो पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न होता है और पृथ्वी के घूर्णन के कारण वायु की दिशा में विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो कोरियोलस बल आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन सा प्रसिद्ध लैंडमार्क यानी भूमि चिन्ह ओंटारियो झील और इरी झील के बीच में स्थित है? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। जो बच्चे एनटीपीसी और अन्य ग्रुप डी के लिए भी तैयार हो रहे हैं उनको ये क्वेश्चन, एनटीपीसी वालों को तो अच्छी तरह से आ जाना चाहिए। तो आप ध्यान रखेंगे कि वो कौन सा भू चिन्ह है या लैंडमार्क है जो ओंटारियो झील और इरी झील के बीच में स्थित है। तो आपने पढ़ा होगा नियाग्रा जलप्रपात। ठीक है, तो नियाग्रा जलप्रपात जो है, जिस बच्चे ने आंसर लगाया है यानी वो अच्छी तरह से मन लगा के पढ़ रहा है। ठीक है, बाकी जिनका आंसर गलत है तो वो थोड़ा सा मेहनत शुरू कर दें। नियाग्रा जलप्रपात, अब आपको ध्यान रखना है नियाग्रा जलप्रपात संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है। कभी कभी इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित जलप्रपात कौन सा है? तो आप क्या आंसर देंगे? नियाग्रा जलप्रपात। आगे चल के देखते हैं, नियाग्रा जलप्रपात कनाडा के ओंटारियो और अमेरिका के न्यूयॉर्क राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित नियाग्रा नदी से बना हुआ है। तो नियाग्रा नाम की नदी भी है। जो आपको शहरों के बारे में पूछे तो ओंटारियो जैसा कि आपको दिया गया था और न्यूयॉर्क राज्य के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एंगल जलप्रपात, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। भारत का नियाग्रा, जिस प्रकार इस नियाग्रा प्रपात है उसी प्रकार भारत का नियाग्रा जलप्रपात चित्रकूट जलप्रपात को कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो चित्रकूट जलप्रपात जो है वो आपका छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नदी पर स्थित है। ये क्वेश्चन आप अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का नियाग्रा किस जलप्रपात को कहा जाता है तो चित्रकूट जलप्रपात को कहा जाता है, जो कि छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नदी पर स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भगोरिया उत्सव मनाती है? तो बढ़िया क्वेश्चन है, आपने कई बार किया हुआ है, तो आप मुझे आंसर बता सकते हैं। और क्या वो भगोरिया लोग उत्सव मनाते हैं? तो क्या वो भगोरिया उत्सव यानी कौन सी जनजाति मनाती है? सीधा सीधा क्वेश्चन है, क्या वो बैगा है, अगरिया है, भील है, गोंड है? तो आपने कई बार पढ़ा हुआ है कि भगोरिया उत्सव भील जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, तो आंसर आपका सही होना चाहिए, और अगर नहीं है तो अब सही कर लेना। ठीक है, चलिए तो ये हमने पढ़ लिया है, भील जनजाति भगोरिया उत्सव मनाती है। अब ध्यान रखना है, भील जनजाति राजस्थान के बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही,
चित्तौड़गढ़ तथा भीलवाड़ा जिले में मुख्य रूप से निवास करती है। ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है। अब ध्यान रखो, पुराणों के अनुसार भील जनजाति की उत्पत्ति भगवान शिव के पुत्र निषाद द्वारा मानी जाती है। भीलों को इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड ने वन पुत्र कहा है। यानी भील जनजाति के लोगों को इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड ने क्या कहा है? वन पुत्र कहा है। ये आपको पॉइंट ध्यान रखना चाहिए। जबकि टॉलमी ने फिलाइट के नाम से कहा है। यानी भील जनजाति के जो लोग हैं उनको टॉलमी ने फिलाइट यानी तीरंदाज कहा है और जेम्स कर्नल टॉड ने वनपुत्र कहा है। तो अच्छी तरह से आपको ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए की स्थापना किस वर्ष में प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करने के लिए की गई थी? तो आप जो एनटीए आप एग्जाम देख रहे हैं, ठीक है, जो प्रवेश परीक्षा है कई यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए, तो इसका आपको ध्यान रखना है कि एनटीए की स्थापना वर्ष 2017 में की गई थी, जो कि प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए की गई है। यानी एनटीए का संबंध कैसे, कौन सी परीक्षाओं से? तो प्रवेश परीक्षाओं से। ये आप पॉइंट ध्यान रखेंगे, ठीक है। एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आपको फुल फॉर्म पता है और कब इसकी स्थापना की गई है? तो वर्ष 2017 में की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यानी अच्छा, इसको देख लीजिए। एनटीए के अध्यक्ष प्रदीप सिंह खरोला जी हैं। यानी एनटीए के अध्यक्ष कौन है? प्रदीप सिंह खरोला जी हैं। और अगर आपसे पूछे जाए कि एटीए भारत के शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग का एक स्वायत्त निकाय है, तो ये भी आपको पॉइंट ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश निर्भर अभिक्रिया कहाँ होती है? यानी प्रकाश संश्लेषण की जो प्रकाश निर्भर अभिक्रिया है वो कहाँ होती है? क्या क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में, क्या थाइलेकाइड झिल्ली में, या माइटोकॉन्ड्रिया में, या कोशिका द्रव्य में? तो आपको ये चीज अच्छी तरह से पता होना चाहिए। मुझे पता है कि आपने आंसर लगा लिया होगा। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश निर्भर अभिक्रिया थाइलेकाइड झिल्ली में होती है, ठीक है। तो थाइलेकाइड झिल्ली में प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश निर्भर अभिक्रिया होती है। ये बात आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। चलिए थाइलेकाइड झिल्ली में प्रकाश अवशोषित करने वाला वर्णक क्लोरोफिल होता है। यानी अगर आपसे क्लोरोफिल भी पूछा जाए कि किस झिल्ली में है, तो आप उसका ऑप्शन थाइलेकाइड झिल्ली आंसर दे सकते हैं, जो कि प्रकाश अवशोषित करने वाला वर्णक है। क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है और इसे रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा को अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में कितने दिन लगते हैं? कितना आसान क्वेश्चन है और आप इसके यानी ये आपको सही होना ही चाहिए, ठीक है। तो चंद्रमा को अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है या कितने दिन लगते हैं? तो आपको ध्यान रखना होगा, जो पृथ्वी के दिन है वो पूछे गए हैं, इसलिए पृथ्वी दिवस ऑप्शन में दिया गया है। तो क्या 25.6 पृथ्वी दिवस, या 20 पृथ्वी दिवस, या 27.3 पृथ्वी दिवस, या 29.8 पृथ्वी दिवस? तो आंसर इसका आपको 27.3 पृथ्वी दिवस आपका आंसर ये सही होगा। तो इसी प्रकार आपके और भी दिए गए हैं। चंद्रमा की अपनी धुरी पर चक्कर पूरा करने में 27.3 पृथ्वी दिवस का समय लगता है। अन्य ग्रहों की बात कर लें तो बुध को सूर्य का परिक्रमण करने में 88 दिन लगते हैं, शुक्र को 224.7 दिन लगते हैं, मंगल ग्रह को 687 दिन लगते हैं, पृथ्वी को 365.26 दिन लगते हैं, बृहस्पति को 11.9 वर्ष लगते हैं, शनि को 29.5 वर्ष का समय लगता है, अरुण को 84 वर्ष का समय लगता है, और वरुण को सबसे यानी 164.8 वर्ष का समय लगता है, जो कि सबसे ज़्यादा समय सूर्य की परिक्रमण करने में कौन लेता है? वरुण लेता है, ठीक है। और सबसे कम कौन लेता है? वो बुध लेता है, ठीक है। आपको अच्छी तरह से ये याद रखना चाहिए, ठीक है।
बाकी आप नोट कर लेना। निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राग ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इतिहास का शुरुआती जो पाषाण काल है उससे आपको क्वेश्चन मिला है। तो प्राग ऐतिहासिक काल का सही कालक्रम क्या है, तो आपको जल्दी से सोच के आप बताएं। ठीक है, तो आप देखते ही हैं पुरापाषाण काल है या मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, ये तो सीधा सीधा देखने को मिलता है। धातु युग काल फिर मध्य पाषाण काल, नहीं ये गलत हो जाएगा। पाषाण काल पहले कैसे आ जाएगा, मध्य पाषाण काल नहीं। तो आंसर क्या बनेगा अपना पहला। अधिकतर सभी बच्चों का ये सही आंसर होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो पाषाण काल है वो इसी तरीके से बांटा गया, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। ठीक है, चलिए चलिए थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ये तो उन्होंने लिख दिया है पुरापाषाण काल, इसके बीच में है मध्य पाषाण काल, यानी ये पॉइंट यहाँ का नहीं है। पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पुरापाषाण काल है, ये थोड़ा नो कालक्रम गलत कर दिया गया। एक फिलहाल अपन को पता है पुरापाषाण काल, ठीक है, फिर आता है मध्य पाषाण काल और फिर आता है नवपाषाण काल। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और यहाँ पे होगा नवपाषाण काल। ठीक है, जो कि यहाँ का यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग में हो गया होगा, परेशान नहीं होना है आपको। इस काल में मानव ने सबसे पहले पत्थर के औजार बनाना प्रारंभ किया था, ये आपको पता है। ठीक है, यानी ये तीन ऑप्शन इसके थे, फिर यहाँ से शुरू हो जाता है पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल आधुनिक काल से लगभग 4 से 5 लाख वर्ष पूर्व से लेकर लगभग 8,000 वर्ष पूर्व तक माना जाता है। पुरापाषाण काल के अवशेष आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि क्षेत्रों में प्राप्त हुए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और पुरापाषाण कालीन जो क्षेत्र हैं, ठीक है, इन क्षेत्रों को आप अच्छी तरह से रिवाइज कर लेना, मैंने क्लास में बताए हुए हैं सभी क्षेत्र कहाँ से क्या प्राप्त हुआ है, तो वो भी आप थोड़ा सा याद कर लेंगे। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको आना चाहिए। ठीक है, तो आप अच्छी तरह से रिवाइज कर लें। कर लिया। डेंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, क्या नागालैंड में या मेघालय में या अरुणाचल प्रदेश में या असम में? ठीक है, तो आंसर आपको पता है कि डेंग पटकाई कहाँ पर है, असम में। ठीक है, तो इसका आंसर आपने क्या लगाया, असम। चलिए, इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि जो भी बच्चा मेहनत करता है वो सफलता निश्चित पाता है, इसलिए आप ये कोशिश करें कि चाहे कुछ भी हो जाए, एक दिन में जो आपने डिसाइड किया है टारगेट वो पूरा होना चाहिए। अब हम यही सोच रहे हैं कि आपको डेली कम से कम 100 क्वेश्चन का टारगेट बना के चलेंगे, 100 क्वेश्चन आपको डेली प्रोवाइड हो सकें। हालांकि एक्सप्लेनेशन में भी उतना ही क्वेश्चन का एवरेज आ जाता है, ठीक है, लेकिन जैसा आप हमको कमेंट करके बताएंगे वैसी सीरीज हम आगे लेके चलने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि आपकी सफलता हमारा ही मुख्य उद्देश्य है, और आपकी सफलता, आपको जो चीज़ अच्छा लगता है वो हम तक पहुंचाएंगे, तो हम उसी प्रकार मेहनत आपके लिए करना शुरू कर देंगे। तो डेंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, असम में है, ये चीज आप गलती कभी मत कर लेना। ठीक है, अब अन्य वन्यजीव अभ्यारण्य, हालांकि आपने बहुत सारे वन्यजीव अभ्यारण्यों के नाम पढ़े होंगे, कुछ आपको आते होंगे कुछ नहीं आते हैं, तो आप वो नोट कर लेंगे। फाकिम वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, नागालैंड में, याद रखना। परम्बिकुलम वन्यजीव अभ्यारण्य केरल में, महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य गोवा में, ध्यान रखना भाई। ठीक है, पाखल वन्यजीव अभ्यारण्य तेलंगाना में, अन्नामलाई वन्यजीव अभ्यारण्य ये सबको पता है तमिलनाडु में, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में, पेरियार, तो पेरियार में तो जहाँ लगता है आपको केरल ही नजर आता है। ठीक है, तो इसके साथ साथ और भी वन्यजीव अभ्यारण्य है जो कि हम आपको स्लोली आपको क्वेश्चन में देते जाएंगे, लेकिन आपको जो नहीं आते हैं वो आप रिवाइज जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए, हाँ जी,
अब मुझे बताएं हैदराबाद का अंतिम निजाम शासक कौन था। ठीक है, तो हैदराबाद का अंतिम निजाम शासक कौन था? क्या अफजल उद्दौला थे, या मीर महबूब अली खां थे, या मीर उस्मान अली खां थे, या नसीर उद्दौला थे? तो आंसर आपका क्या होना चाहिए? हाँ, तो आपने लगा लिया होगा। आंसर है, आप चेक कर लीजिए, मीर उस्मान अली खां। ठीक है, जो हैदराबाद के अंतिम निजाम यानी शासक के रूप में शामिल है। ध्यान रखेंगे, हैदराबाद के बारे में आपने कई बार पढ़ा है, ऑपरेशन पोलो, जिसके द्वारा सितंबर 1948 में हैदराबाद राज्य को भारत में शामिल किया गया था। मीर उस्मान अली खां 1937 ईस्वी में टाइम पत्रिका द्वारा विश्व का सबसे अमीर व्यक्ति घोषित किया गया था भाई। ठीक है, तो ये भी बहुत नॉर्मल हस्ती नहीं थे। तो मीर उस्मान अली खां हैदराबाद में पाकिस्तान समाजित स्वतंत्रता राज्य की स्थापना करना चाहते थे, यानी ये पाकिस्तान का स्वतंत्र राज्य घोषित करवाना चाहते थे हैदराबाद को, लेकिन इनके जो सपने थे उन पर पानी फेर दिया गया। संविधान सभा में हैदराबाद के लिए 7 प्रतिनिधि का प्रावधान किया गया था, लेकिन उसमें इन लोगों ने भाग नहीं लिया था। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। कई बार क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि कौन सी रियासत ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था, तो वो हैदराबादी रियासत आपका आंसर बनता है। और आपको पता है कि आपको अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है, तो सपने के लिए माँ बाप के अगर सपने पूरे करना है तो आपको जागना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, ये बात जरूर है कि माँ बाप को भोजन कराने के बाद सुला दीजिए, फिर आप खूब जम के पढ़िए। ठीक है, और पढ़ने के साथ साथ थोड़ा माँ बाप की सेवा भी कर लीजिए, उनसे बैठ के बात भी कीजिए कि कहाँ कहीं ऐसा तो नहीं उनको कोई तकलीफ हो, और वो आपको आपकी पढ़ाई की वजह से आपको कहना पा रहे हों, तो थोड़ा सा उनके पास समय ज़रूर बिताएं। पढ़ाई के लिए 24 घंटा, मुझे पता है कि आप 24 घंटे ही नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप ये कोशिश ज़रूर करें कि माँ बाप से 2-4 पल बातें करें, बैठें उनके पास, उनसे उनके हालचाल पूछें। अगर वो खुश हैं तो आपकी पढ़ाई बिल्कुल सार्थक है और आप पढ़ने में मन भी लगेगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप पढ़िए बैठ के पढ़ाई कर रहे हों, माँ बाप वहाँ दर्द के मारे कहा रहे हों, तो उनका थोड़ा सेवा का भी ख्याल रखें। पढ़ाई लाइफ टाइम चलनी है, माँ बाप खुश हैं तो सारी कायनात खुश है। ठीक है, वो पढ़ाई हम लोग इसीलिए कर रहे हैं, माँ बाप को खुश करने के लिए, कहीं और तो कुछ तो नहीं है किसी और को खुश करने के लिए पढ़ रहे हो। ठीक है, जो भी आपका उद्देश्य हो, जिसको खुश करना हो खुश करें। ठीक है, कहीं से सबसे पहला फर्ज है आप तो खुश रहें, आप खुश तो माँ बाप खुश। ये भी कहते हैं माँ बाप के, बेटा तुम खुश बने यार, तुम्हारी खुशी में हम तो खुश हैं। ठीक है, लेकिन तुम्हारा भी फर्ज है माँ बाप से एक बार पूछने का। ठीक है, तो आप परेशान ना हो, जब मेहनत कर रहे हैं तो सफलता निश्चित ही मिल रही है, ये बात तो कन्फर्म है। ठीक है, बस लगे रहो, बढ़ते जाओ। तो क्वेश्चन है बायो रेमेडिएशन तकनीक, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बायो रेमेडिएशन तकनीक में किसका उपयोग किया जाता है? तो आप मुझे इसका आंसर जल्दी से बताएं। चलिए पहले हम पूरा पढ़ के सुनाते हैं। प्रदूषकों को हटाने के लिए सूक्ष्म जीवों और पौधों का उपयोग करना बायोमेडिएशन तकनीक होती है। क्या प्रदूषकों को हटाने के लिए रसायनों का उपयोग करना? क्या प्रदूषकों को हटाने के लिए भौतिक प्रक्रियाओं का उपयोग करना? या प्रदूषकों को हटाने के लिए यांत्रिक उपकरणों का उपयोग करना? तो जल्दी से आपने आंसर लगा लिया होगा, अब जल्दी से आप चेक भी कर लें। आंसर है ये, प्रदूषकों को हटाने के लिए सूक्ष्म जीवों और पौधों का उपयोग ही बायो रेमेडिएशन तकनीक कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अच्छा, थोड़ा सा और देख लेते हैं। बायो रेमेडिएशन एक पर्यावरण अनुकूल तकनीक है जो प्रदूषण को साफ करने के लिए जीवित जीवों का उपयोग करती है। यह तकनीक प्राकृतिक रूप से होने वाली प्रक्रियाओं का उपयोग करती है, जैसे कि सूक्ष्म जीवीय अपघटन। इसका उपयोग तेल रिसाव, कीटनाशकों और भारी धातुओं सहित विभिन्न प्रकार के प्रदूषकों को हटाने के लिए किया जाता है। बायो रेमेडिएशन को प्रदूषित स्थल पर स्वस्थानिक या किसी अन्य स्थान पर यानी बाह्य स्थान किया जा सकता है। यह तकनीक पारंपरिक सफाई विधियों की तुलना में अधिक टिकाऊ और लागत प्रभावी हो सकती है। ठीक है, तो ये अभी हाल ही में तकनीकों का जब विकास हुआ है, वो तकनीक आपको पता होना चाहिए। एग्जामिनर क्योंकि नई चीज को पकड़ के ही आपके सामने रखता है।
ये भी क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। पिनाक नामक मिसाइल का नाम किसके नाम से प्रेरित है? पिनाक आप जानते होंगे, नाम सुनते ही आपको पता चल चुका होगा कि पिनाक किसको कहते थे। क्या वो भगवान शिव का धनुष था, क्या शिव का त्रिशूल था, या राम का धनुष था, या विष्णु का चक्र था? तो क्या था? तो आपको पता है पिनाक। पिनाक भगवान शिव का धनुष का नाम था। ठीक है, तो आप अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे। पिनाक नामक मिसाइल का नाम किसके नाम से प्रेरित है? तो भगवान शिव के धनुष से प्रेरित है। चलिए भाई, पिनाक भारत में उत्पादित एक बहुनौल रॉकेट है। इसे भारतीय सेना के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO द्वारा विकसित किया गया था। तो DRDO द्वारा पिनाका नामक गाइडेड मिसाइल सिस्टम की विभिन्न फील्ड फायरिंग रेंज में सफल परीक्षणों को प्रोविजनल स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट PSQR के तहत किया गया था। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक, बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ है? तो आपको ये क्वेश्चन तो बिल्कुल रटा होगा। बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ है? तो क्या आपको पता है? तो बिम्स्टेक का मुख्यालय बांग्लादेश की राजधानी ढाका में है, या नेपाल की राजधानी काठमांडू में है, या संघाई में है, या कोलंबो में है? तो आप जल्दी से आंसर लगा चुके होंगे। आंसर इसका ढाका ही है, परेशान नहीं होना है। ठीक है, तो बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ है? ढाका में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अच्छा इसी के बारे में बात कर लेते हैं। इसका मुख्यालय ढाका में। बिम्स्टेक 7 सदस्यीय देश है, जिनमें भारत, थाईलैंड, म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान। ठीक है, बिम्स्टेक का फुल फॉर्म आपको अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप समझ लें। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, तो ये बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है। बिम्स्टेक की स्थापना 6 जून 1997 को की गई थी। यह एक क्षेत्रीय बहुपक्षीय संगठन है जो बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती और समीपवर्ती क्षेत्रों में स्थित इसके सभी सदस्य देश हैं। तो आप बिम्स्टेक के बारे में समझ गए होंगे। अब आपको ध्यान रखना है, यहाँ से हम आपको एक्सप्लेनेशन नहीं देने वाले। ठीक है, अब आपको ये सीधे सीधे क्वेश्चन है। अब आपको सच में देखना है कि अब आपने जो भी क्वेश्चन आपको बताए गए उनके आंसर कितने सही हैं। ठीक है, तो जल्दी से बताएं, निम्न में से किसका संबंध सितार वादन से है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या वो बंदे हसन है, जाकिर हुसैन है, फजल कुरैशी हैं, या तीनों लोग हैं? जल्दी से मुझे बताएं। तो आप सबको पता है बंदे हसन। ठीक है, आंसर क्या हो गया? बंदे हसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब की गई थी? ठीक है, ये आप क्वेश्चन कई बार पढ़ चुके हैं, बहुत बार पढ़ चुके हैं, इसलिए इन पे हम ज्यादा एक्सप्लेन करना नहीं चाहते हैं। आप सीधे सीधे आंसर दें। ठीक है, हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में हुई थी, कि 48 में हुई, कि 42 में हुई, या 35 में हुई? तो जल्दी से जो भी आपका आंसर लगा लिया होगा, तो आंसर क्या है? 1932। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलाम दर्रा कहाँ पर स्थित है? बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ा दिए गए हैं। ठीक है, क्लास नोट्स में सारे क्वेश्चन शामिल किए गए हैं और पता भी होगा आपको। तो जल्दी से बताएं, सलाम दर्रा क्या अमेरिका में है, क्या लिखा, मिस्र में, या पाकिस्तान में है, या अफगानिस्तान में है? तो आप तुरंत आपको याद आ गया होगा, सलाम दर्रा अफगानिस्तान में है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान। फटाफट दूसरा क्वेश्चन, MS स्वामीनाथन को पद्म भूषण, ये ध्यान रखना, पद्म भूषण सम्मान से कब सम्मानित किया गया था? यानी आपसे डेट पूछा जा रहा है, वर्ष पूछा जा रहा है कि किस वर्ष MS स्वामीनाथन को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तो आंसर आपने लगा लिया होगा, क्या 1961 है, 72 है, 67 है और 89 है? तो आंसर आपने लगा लिया है, तो आप एक बार चेक कर लें। 1972 में पद्म भूषण MS स्वामीनाथन को दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट, अभी देखो बिम्स्टेक अपन लोगों ने
डिस्क्रिप्शन में पूरी तरह से एक्सप्लेन किया, लेकिन आपको एक होमवर्क के तौर पे क्वेश्चन मिल गया है तुरंत ही, बिम्स्टेक के नए सचिव कौन बने हैं। ये बिल्कुल ताज़ा क्वेश्चन है, तो जल्दी से आप इसका आंसर बताएं। क्या इंद्रमणि पांडे हैं, विनय कुमार हैं, अनुराग श्रीवास्तव हैं या लिसा नंदी हैं? तो आपको पता होगा इंद्रमणि पांडे बिम्स्टेक के नए सचिव बने हैं, तो आपको इनका ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डूमा बोको कहाँ के राष्ट्रपति हैं? अभी इनकी भी पिछले साल नियुक्ति हुई थी। तो डूमा बोको ये बोत्सवाना देश के राष्ट्रपति बने हैं। अगर आपने आंसर सही किया है तो बहुत बढ़िया, नहीं किया है तो थोड़ा सा आप पॉइंट पर फोकस कर दें। दार इस्लाम बंदरगाह है, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप सबको बताया गया है। दार इस्लाम कहाँ पर है? क्या तंजानिया में है, रोमानिया में है, सोमालिया में है या इरिट्रिया में है? ठीक है, तो आप जल्दी से आंसर कर लें। आंसर क्या होगा? तंजानिया। ठीक है, क्वेश्चन बढ़िया लग रहा है? चलिए, अच्छी बात है। हरित सकल घरेलू उत्पाद मॉडल, ये गलती नहीं कर लेना भाई, बिल्कुल सीधा क्वेश्चन है। हरित सकल घरेलू उत्पाद मॉडल को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना गया है? तो जल्दी से आप आंसर देंगे कि क्या वो झारखंड है या हिमाचल प्रदेश है या छत्तीसगढ़ है या तेलंगाना है? तो आंसर क्या होगा? आपने लगा लिया, आंसर होगा छत्तीसगढ़। ठीक है, हरित सकल घरेलू उत्पाद मॉडल को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य छत्तीसगढ़। ठीक है, चलिए ये भी क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे। शत्रुंजय की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? जल्दी से आप फटाफट बताते जाएं। शत्रुंजय की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? क्या गुजरात में है या कर्नाटक में है या सिक्किम में है या बिहार में है? जल्दी से आप जवाब दें। तो शत्रुंजय की पहाड़ी कहाँ पर है? आंसर मिला? क्लियर? शत्रुंजय की पहाड़ी गुजरात में है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे। आंसर आपने लगा लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के बाहर सबसे बड़ी हनुमान जी की प्रतिमा कहाँ पर बनाई गई है? भाई ये भारत देश के बाहर बनाई गई है, तो जल्दी बताएं, क्या वो श्रीलंका में या नेपाल में या अमेरिका में या इनमें से कोई नहीं? तो जल्दी से आंसर आप क्लिक कर लें, नोट कर लें जल्दी से। तो आपको ध्यान है, मैंने आपको पढ़ाया था भारत के बाहर मतलब अमेरिका में हनुमान जी की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किया गया था। आपको अच्छी तरह से याद हो, मैंने लिखवाया है। तो आंसर आपका हो गया अमेरिका में, यानी भारत से बाहर यानी अमेरिका में हनुमान जी की सबसे बड़ी प्रतिमा बनाई गई है, जो कि आपको ध्यान रखना है। हाल ही में देखो, अभी जो वर्ष 2025 में ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला एकल का खिताब किसने जीता? जल्दी से फटाक से आंसर नोट कर लें। महिला एकल का खिताब जल्दी बताएं, ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो मेडिसन कीज ने। किसने जीता था? मेडिसन कीज ने। तो ये आपका आंसर अगर गलत हुआ है तो ढंग से पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, ये नया क्वेश्चन ये भी देखें, तेदोंग त्योहार किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? जल्दी से आंसर दें, तेदोंग त्योहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला? क्या वो भील है या गोंड है, बोडो है या लेपचा जनजाति है? ठीक है, तो आंसर होगा लेपचा जनजाति। ठीक है, चलिए जिसका भी गलत हो रहा है वो रिवीजन कर लें रजिस्टर उठा के। चलिए नेक्स्ट, डोला बनर्जी। देखो भाई, सारे क्वेश्चन अपडेटेड हैं और एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए लापरवाही ना करें। डोला बनर्जी का संबंध किस खेल से है? जल्दी बताएं। तो डोला बनर्जी का क्या बैडमिंटन खेलती हैं या तीरंदाजी करती हैं, जेवलिन थ्रो या निशानेबाजी? तो डोला बनर्जी का संबंध सीधा तीरंदाजी से है। ठीक है, आपके लिए अच्छी तरह से, जिसको नहीं पता कोई बात नहीं, आपको ध्यान रखना है। तो आप लिखेंगे डोला बनर्जी तीरंदाजी करती हैं। ठीक है, कैसे संबंधित है? तीरंदाजी। ठीक है, तो ये भी बात आप ध्यान रखेंगे।
चलिए कोई बात नहीं। ये आप बताएं, अचानक अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? जल्दी से बताएं, अचानक अभ्यारण्य कहाँ पर है? क्या वो मिजोरम में है, या तमिलनाडु में है, या छत्तीसगढ़ में है, या बिहार में है? तो जल्दी से आपको ध्यान रखना है कि अचानक अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ में है, जिसका आंसर ये लगा है वो बिल्कुल सही है। ठीक। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो ये तो अभी अभी बताया, जल्दी से आप फटाक से आंसर बताएं। 1982, फटाक, बहुत बढ़िया। ठीक है, यानी सीधी सीधी बात, नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भाई सोचना पड़ेगा आपको, अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है? क्या वो 15 जुलाई, 17 जुलाई, 18 जुलाई, 18 सितंबर, कब मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस आपने आंसर लगा लिया है? लगा लिया है तो बहुत बढ़िया, चेक भी कर लें, 17 जुलाई। ठीक है, तो गलती ना हो, और अपने जितने भी आपको दिवस लिखवाए हैं, रिवीजन भी करवाया है, वो आप जल्दी से रिवाइज कर लें। ये भी आप ध्यान रखें, द मनी ट्रैप, ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। द मनी ट्रैप पुस्तक के लेखक कौन है? जल्दी बताएं। गौतम भाटिया, माणिक कोटवाल, जारा चौधरी, या आलोक शर्मा? ठीक है, तो इसके पुस्तक के लेखक कौन है? आलोक शर्मा। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाटो, नाटो के वर्तमान महासचिव कौन है? ठीक है, कौन कौन है, नहीं अपना टाइपिस्ट भी कमाल कर देता है कभी कभी। तो नाटो के वर्तमान में महासचिव कौन है? तो जल्दी बता। मार्क रूटे, साजी केबी, तोहिन कांत पांडे, या इनमें से कोई नहीं? तो जल्दी से आप ध्यान रखेंगे, मार्क रूटे। ये अभी हाल ही में आपको नाटो के बारे में पढ़ाया गया था, इसलिए आपका आंसर मार्क रूटो सही है। चलिए, ये और बढ़िया क्वेश्चन, आपने बहुत सारे समाधि स्थल पढ़े हैं, उनका रिवीजन करने के लिए बढ़िया क्वेश्चन है। संघर्ष स्थल, संघर्ष स्थल किसकी समाधि स्थल है? जल्दी बताएं। क्या वो चंद्रशेखर जी हैं, चौधरी देवीलाल जी हैं, अरुण जेटली हैं, या मोरारजी देसाई हैं? तो इसका आंसर आपने लगा लिया होगा, तो आंसर चेक करेंगे तुरंत, जल्दी से। हो गया? चलिए बहुत बढ़िया, अगर हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो डायरेक्ट सीख लेना। चौधरी देवीलाल की समाधि स्थल को हम संघर्ष स्थल के नाम से जानते हैं। क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया। हाँ, ये भाई वेस्ट दोआब, ठीक है, वेस्ट दोआब नहर प्रणाली और मक्खू नहर प्रणाली भारत के किस राज्य से संबंधित है? बहुत बढ़िया, नहर प्रणाली यानी सिंचाई के लिए बहुत कई बार आपने पढ़ा है। ठीक है, दो आप जानते ही हैं। ठीक है, दो नदियों के मध्य की जो भूमि होता है उसे दोआब कहते हैं, बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है। तो वेस्ट दोआब, या आपने वेस्ट दोआब भी पढ़ा है, तो जल्दी बताएं, वेस्ट दोआब नहर प्रणाली और मक्खू नहर प्रणाली भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो वो कौन है? तो दोआब क्षेत्र ज्यादा से ज्यादा किसका है? अगर आपने पंजाब आंसर चुना है तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए, किसी लेखांकन वर्ष के दौरान निवल अप्रत्यक्ष करों सहित एक देश के निवासियों द्वारा अर्जित कारक लागत का योगफल बाजार मूल्य पर क्या कहलाता है? देखो, पूरा डिटेल आपको क्वेश्चन में दे दिया गया है, आंसर आपसे पूछा गया है, किसी लेखांकन वर्ष के दौरान निवल अप्रत्यक्ष करों सहित एक देश के निवासियों द्वारा अर्जित कारक लागत का योगफल बाजार मूल्य पर क्या कहलाता है? तो टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा सीधा आंसर लगा देंगे, निवल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, बाकी आपको अन्य चीजें पढ़ लेना है। ठीक, चलिए, ये भी क्वेश्चन आप सबका बहुत इंपोर्टेंट रहेगा। करेवा संरचनाओं के लिए हिमालय का कौन सा उप विभाजन प्रसिद्ध है? तो आप जानते हैं करेवा, तो करेवा का नाम आप पहले आंसर बता दें, फिर मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं।
ठीक है। तो करेवा संरचनाओं के लिए हिमालय का कौन सा उप विभाजन क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो क्या वो सिक्किम हिमालय है, कश्मीर हिमालय है, अरुणाचल हिमालय है या उत्तराखंड हिमालय है? तो आप जानते हैं कश्मीर हिमालय में ही करेवा यानी करेवा जो गाद जैसी चिकनी मिट्टी पाई जाती है, जो कि आपको अच्छी तरह से याद है कि ये केसर की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है और केसर का एकमात्र उत्पादक अपना कश्मीर क्षेत्र है, यानी कश्मीर हिमालय में केसर होता है। चलिए, बहुत बढ़िया। काचिन मनाव महोत्सव, काचिन मनाव महोत्सव किस देश में मनाया जाता है? भारत के तो आपने बहुत सारे महोत्सव याद किए हैं, अब आपको अपने आसपास के देशों के महोत्सव भी याद रखना है, ठीक है। तो मुझे तक जल्दी से बताएं, काचिन मनाव महोत्सव कहाँ आयोजित होता है, यानी किस देश में आयोजित होता है? तो सीधा सीधा क्या आप बता सकते हैं? मालदीव में, म्यांमार में, नेपाल का या श्रीलंका का? काचिन मानव महोत्सव कहाँ का है? तो अगर आपने लगा लिया है तो चेक कर लें, म्यांमार का, ठीक है। काचिन मानव यानी मनाव महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? म्यांमार में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, गर्मियों के महीनों में पूर्वी जलधारा प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर किस अक्षांश पर बहती है? कितना बढ़िया क्वेश्चन बना के दिया गया है आपको कि गर्मियों के महीनों में पूर्वी जलधारा प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर किस अक्षांश पर बहती है? क्या वो 28 डिग्री नॉर्थ या 30 डिग्री नॉर्थ या 24 डिग्री नॉर्थ या 14 डिग्री नॉर्थ? ठीक है, तो आपको तुरंत ही ध्यान रखना है कि गर्मियों के महीनों में पूर्वी जलधारा प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर, प्रायद्वीपीय भारत तो हमें वैसे ही ध्यान रखना है कि 14 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट, 1307 से 8 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी का पहला दक्षिण अभियान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हुआ था? यानी अलाउद्दीन खिलजी का पहला दक्षिण अभियान किस क्षेत्र पर शुरू किया गया था? तो क्या वो वारंगल था, क्या वो मदुरा था, क्या वो देवगिरी था या द्वार समुद्र था? चलिए आप सोचिए जल्दी। तो अलाउद्दीन खिलजी का पहला दक्षिणी अभियान किस क्षेत्र में हुआ था? अगर आपने आंसर लगा लिया है तो तुरंत चेक कर लें, देवगिरी क्षेत्र में, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी का पहला दक्षिण अभियान देवगिरी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2011 तक भारत में कितनी जनगणनाएं की जा चुकी थी? देखो, जनगणना भी आप अच्छी तरह से पढ़ते हैं, कई तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ये भी आपको ध्यान रखना है कि वर्ष 2011 तक भारत में कितनी जनगणनाएं की जा चुकी थी। तो आपको पता है वर्ष 2011 भारत की 15वीं जनगणना थी, है ठीक है नहीं? तो आपको डायरेक्ट आंसर पता चल चुका है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश, देखो क्वेश्चन कहीं और से नहीं आने हैं, क्वेश्चन वही कुछ आसपास से क्वेश्चन है, बस आपको समझना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का कौन सा देश पूछा गया? छठवां, ठीक है। तो अब अपन लोग क्या करते हैं, पांचवा देखते हैं, पहला देखते हैं, दूसरा देखते हैं, चौथा देखते हैं, जो भी आपको, लेकिन पूछा क्या गया है? छठवां, है कि नहीं? तो आपको पता है क्षेत्रफल की दृष्टि से छठवां देश कौन सा है? तो आपको पता है कि छठवां यानी भारत तुरंत उसके बाद आता है कि नहीं? तो सीधी सीधी बात, भारत का स्थान नंबर कौन सा था? ठीक, तो भारत का 7वां है, तो छठवां उससे पहले ऑस्ट्रेलिया है, तो सीधा सीधा आंसर इस प्रकार से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठवां सबसे बड़ा देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, ठीक। चलिए 46वां क्वेश्चन देख लें। बजट 2025-26 के अनुसार जल जीवन मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है? देखिए इस बार आपने देखा हर घर जल, जल जल आपूर्ति, जल संचय, बहुत सारे जल से संबंधित योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनको लेकर भारत सरकार ने बजट 2025-26 में कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया है? तो आपको पता होगा, जल्दी से आपने आंसर लगा भी लिया होगा, तो आपको ध्यान रखना है 67,000 यानी 67,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। किसके लिए? जल जीवन मिशन के लिए। चलिए
इनमें से किसे भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? कितना सिंपल प्यारा सा क्वेश्चन है, तो आप जल्दी से जल्दी बता दें। लौह पुरुष किसे कहते हैं? क्या वो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, या जवाहरलाल नेहरू हैं, या सुभाष चंद्र बोस हैं, या हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं? जल्दी से बताएं, लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो जल्दी बताएं। क्लियर? चलिए, वो पहले से आपको सबको पता है, अच्छी बात है। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के लौह पुरुष माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं? तो आप सबको पता है कि अपने भारत जैसे विशाल देश को एकीकरण करना कोई आसान काम नहीं था। इन्होंने देश का एकीकरण किया है, यानी सभी रियासतों को मिला के भारत को एक संघ में बदल दिया है। तो ये कहीं लोहा लेने से कम नहीं था, इसलिए भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं की मृत्यु के बाद 13 वर्षीय अकबर का 1556 में कहाँ के कलानौर में राज्याभिषेक हुआ? यानी इस क्वेश्चन से ये पूछा गया है कि कलानौर में राज्याभिषेक हुआ था, तो कलानौर है कहाँ? सीधी सीधी बात, एग्जाम में ये जानना चाहता है। ठीक है, तो हुमायूं की मृत्यु के बाद 13 वर्षीय अकबर का 1556 में पंजाब के कलानौर में, पंजाब में है ना कलानौर, बहुत बढ़िया, तो पंजाब के कलानौर में इनका राज्याभिषेक हुआ था। किसका? अकबर का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। समाचार पत्र बंगाल गजट 1780 भारत का पहला समाचार पत्र जिसे माना जाता है, इसके संस्थापक कौन थे? तो ये क्वेश्चन अपन लोग पहले भी सीरीज में कर चुके हैं, केवल आपसे जानने के लिए, आपसे रिवीजन के लिए थोड़ा सा जल्दी में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। तो बंगाल गजट कौन है? जेम्स ऑगस्ट हिस्की। ठीक है, बहुत बढ़िया। आपको पता है बंगाल गजट कब? 1780 में। ठीक, पहला भारत का समाचार पत्र था। तो इस प्रकार से आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है, और आपको ये क्वेश्चन भी आपको बताना है जो कि आपको पढ़ा दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा केरल का एक पारंपरिक रंगमंच है जहां 8 दिनों में 8 नाटक प्रदर्शित किए जाते हैं? यदि आपने हमारे पिछले वीडियो देखे हैं तो उनमें ये क्वेश्चन के आंसर हैं, तो आप जल्दी से बताएं कि वो केरल का कौन सा एक पारंपरिक रंगमंच है जहां पर 8 दिनों में 8 नाटक प्रदर्शित किए जाते हैं? तो सीधी लीजिए, 8 और अट्टम। ठीक है, तो कौन सा था? कृष्णा अट्टम। ठीक है, तो बहुत बढ़िया, आपको इसका फुल एक्सप्लेनेशन मिल चुका था, कोई टेंशन नहीं, आप रिवाइज कर लें। ये आपको बताना है भाई, वर्तमान में इनमें से किस देश में अधिकतम संख्या में नाभिकीय रिएक्टर संचालित हैं? ठीक है, ये क्वेश्चन आपको बढ़िया कायदे से समझ के क्लियर करके कमेंट में बताना है कि वर्तमान में किस देश में अधिकतम संख्या में नाभिकीय रिएक्टर संचालित हैं। क्या वो भारत है, क्या वो चीन है, या वो यूनाइटेड स्टेट है, या फ्रांस है? तो आप कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट देके आंसर बताएं। अगली सीरीज हम कैसी रखें, जो आपको कुछ एक्सप्लेनेशन या विदाउट एक्सप्लेनेशन में क्वेश्चन संख्या लिमिट होगी, जिसमें होगी 40 क्वेश्चन की, और अगर विदाउट आपको एक्सप्लेनेशन से क्वेश्चनों की संख्या बढ़ाना है तो आप हमें जरूर कमेंट के साथ इस आंसर का जवाब दें और कमेंट में बताएं कि सर आपको ये क्वेश्चन संख्या अधिक चाहिए है तो विदाउट डिस्कशन के आप क्वेश्चन, तो अगर विदाउट डिस्कशन लाएंगे तो डबल क्वेश्चन यानी 100 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, 120 क्वेश्चन तक भी हम आपको करवा सकते हैं, जिसके लिए आप जिसको जो भी उचित लगे आप हमें जरूर बताएं कि ये सीरीज आपको कैसी लग रही है। धन्यवाद।